थर्ड सेमेस्टर में गूगल सीजन ऑफ डॉग्स। इस टाइम पर तो लोगों को पता भी नहीं होता है। स्टाइपेंड भी पहले कम हुआ करता था, $3,000 इंडियंस के लिए। एंड अब वो बढ़कर मतलब $5,000 से $15,000 हो चुका है। एग्जैक्टली exactly क्या चीज होती है टेक्निकल कंटेंट राइटिंग? या तो एक्सपीरियंस होना चाहिए या आपकी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। क्या जो इस टाइम पर वीडियो देख रहे हैं लोग, क्या वो इस टाइम पर अप्लाई कर सकते हैं? अर्ली स्टार्टर्स का हमेशा एडवांटेज तो रहता ही है। हेलो एवरीवन, आई एम मुकुल कुमार, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट Amazon। और आज की टीयर 3 अचीवर्स प्लेलिस्ट के इस एपिसोड में हम ऐसे गेस्ट को इनवाइट करने वाले हैं जिन्होंने सेकेंड ईयर में ओपन सोर्स की सबसे दो बड़ी बड़ी चीजें अपनी मुट्ठी में कर रखी हैं, जो कि होती हैं गूगल समर ऑफ कोड और गूगल सीजन ऑफ टॉक्स। इनके 850 से ज्यादा ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। इन्होंने सेकेंड ईयर में गूगल सीजन ऑफ डॉग्स को क्रैक किया था, जो कि उस टाइम पर इतना फेमस भी नहीं था और लोगों को इसकी गाइडेंस भी नहीं थी। और इनफैक्ट आज भी अगर हम देखें, आज लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता है। तो आज हम गूगल सीजन ऑफ डॉग्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हमारे गेस्ट रोहित जैन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो हेलो रोहितेश, लेट्स स्टार्ट विद अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ योर्स कि यार तुम कौन हो, कौन से कॉलेज से हो और क्या क्या चीजें की हुई हैं, और हाँ, आज हम क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं इन्हीं के कॉलेज से हूँ, इन्हीं का जूनियर हूँ, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। और भैया की मैंने सेमिनार देखी थी, वहीं से मेरे को पता चला कि ओपन सोर्स क्या होता है और कैसे कैसे पार्टिसिपेट करना होता है इन चीज़ों में। तो मतलब अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ, फोर्थ ईयर में जाऊँगा इस साल, सिक्स सेमेस्टर में हूँ। और मैंने सबसे पहले गूगल सीजन ऑफ डॉक्स किया था अपने थर्ड सेमेस्टर में। और फिर मैंने गूगल समर ऑफ कोड में पार्टिसिपेट किया था अपने फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर के बीच में, जो समर ब्रेक होता है उसी टाइम अराउंड। एंड लास्ट ईयर मैंने गूगल सीजन ऑफ डॉक्स में मतलब एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, मतलब एज अ मेंटोर साइड काम किया था। काफी सही, काफी। थर्ड सेमेस्टर में गूगल सीजन ऑफ डॉग्स, इस टाइम पर तो लोगों को पता भी नहीं होता है। इनफैक्ट मोस्टली जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें जी सॉक के बारे में आइडिया होगा, उन्हें जी गूगल सीजन ऑफ डॉग्स के बारे में आइडिया नहीं होगा। तो यार इसी से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, पहले समझते हैं कि यार रोहितेश, गूगल सीजन ऑफ डॉग्स होता क्या है, मतलब क्या गोल है इसका और क्या करते हैं हम इसके अंदर। एक्चुअली ये गूगल सीजन ऑफ डॉग्स स्टार्ट हुआ था एज अ काइंड ऑफ सिस्टर प्रोग्राम टू गूगल समर ऑफ कोड। पहले इन दोनों का जो टाइमलाइन और मतलब पूरा स्ट्रक्चर आइडेंटिकल था। जैसे गूगल समर ऑफ कोड का हुआ करता था, वैसे ही गूगल सीजन ऑफ कोड का हुआ करता था। एंड स्टाइपेंड भी पहले कम हुआ करता था, $3,000 इंडियंस के लिए। एंड अब वो बढ़कर मतलब $5,000 से $15,000 हो चुका है। मतलब स्टाइपेंड तो इसमें अब काफी ज्यादा हो चुका है। ये मतलब 3.8 लाख से लेके 11.5 लाख तक, मतलब स्टाइपेंड तो ओ मतलब माय बहुत गॉड। ज्यादा ही बढ़ा चुके हैं। बट इसमें अब उन्होंने स्टाइपेंड बढ़ाया तो उन्होंने एक्सपेक्टेशंस भी अपनी बढ़ा दी हैं। पर हम मतलब पहले बात करते हैं कि ये होता क्या है। जैसे कि गूगल समर ऑफ कोड में हम चाहते हैं कि नए कंट्रीब्यूटर्स आए एंड वो ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस में आके कोड कंट्रीब्यूट करें। वैसे ही सीजन ऑफ डॉक्स मेन पर्पस था कि वो जो टेक्निकल राइटर कम्युनिटी है उसको ओपन सोर्स में इंगेज करे। और ओपन सोर्स के जो डॉक्यूमेंटेशन है और जो गाइड्स हैं, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, वो थोड़े बेहतर हो सकें। जैसे कि इनको लगता था कि जो ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये कोड तो कर रही हैं पर मतलब इन लोगों की डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है। हम्म। तो उसको प्रमोट करने के लिए ही ये सीजन ऑफ डॉग्स आया है। इनमें मतलब एक जो मेजर आइडियोलॉजी डिफरेंस है सीजन ऑफ डॉग्स एंड समर ऑफ कोड में, कि सीजन ऑफ डॉग्स एक्सपीरियंस को प्रेफर करता है। अच्छा, बिल्कुल। तो सीजन ऑफ डॉक्स में जैसे तुमने एक वर्ड यूज किया, टेक्निकल कंटेंट राइटिंग, ये क्या चीज होती है? क्या हम इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं? क्या इंग्लिश लिखनी होती है या कोड को कॉपी पेस्ट करना होता है या उसे समझ के कुछ लिखना होता है? एग्जैक्टली exactly क्या चीज होती है टेक्निकल कंटेंट राइटिंग? बेसिकली ये आपके प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। कि कभी कभार आपको मतलब इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन लिखनी होगी कि कोड समझ के लिखना होगा। और कभी कभी आपको जो एंड यूजर है उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन लिखनी होगी कि मतलब ये इसके यूज केसेस क्या 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 कैसे हैं, इसकी एपीआई, इसको यूज कैसे करना है एपीआई को। और
ऐसे ही मतलब आपको बेसिकली इंग्लिश में लिखना होगा, हम्म। और थोड़ी आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए कि मतलब कोड किससे मतलब थोड़े आपको मतलब आना चाहिए प्रोग्रामिंग भी, तो एक एज मिलता है आपको। पर कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज ना भी हो तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपको एक बेसिक गिट और वर्जन कंट्रोल की नॉलेज तो होनी ही चाहिए। अच्छा, मतलब गेट वर्जन कंट्रोल ये हो गया फर्स्ट बेसिक प्री रिक्विजिट जो कि ओपन सोर्स में आने के लिए होती है। उसके Yeah. बाद में आपके पास टेक्निकल नॉलेज है तो अच्छी बात है, अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं है तब भी आप प्रोजेक्ट्स के ऊपर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, आप कर सकते हैं, पर फिर मतलब अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो मेरे ख्याल से आप उनसे फिर कम एज में है जिनके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि हाँ। आपको कुछ होना चाहिए, या तो एक्सपीरियंस होना चाहिए या आपकी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। और परफेक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं इस प्रोग्राम से रिलेटेड कि हमने समझ लिया अच्छा प्रोग्राम क्या होता है, कैसे होता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, मतलब क्या हमें इसके अंदर इंटरव्यू देना पड़ता है या कोई प्रपोजल सबमिट करना पड़ता है या कुछ पहले से काम दिखाना पड़ता है अपना, वो वाली प्रोसेस क्या होती है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड सिलेक्शन तक क्या क्या चीजें हमें करनी होती हैं, और क्या जो इस टाइम पर वीडियो देख रहे हैं लोग क्या वो इस टाइम पर अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले तो मतलब मतलब जो हायरिंग डेडलाइन है वो 16 मई के अराउंड है, तो टेक्निकली तो 15 डेज हैं आपके पास सिलेक्शन के लिए। अगर आपकी प्रोफाइल मतलब काफ़ी अच्छी है और आप अगर कुछ मतलब अच्छी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उनको इम्प्रेस कर सकते हैं, तो अभी भी पॉसिबल है। लेकिन अर्ली स्टार्ट का अर्ली स्टार्टर्स का हमेशा एडवांटेज तो रहता ही है, तो जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हो उतना अच्छा है। पर कितना जल्दी स्टार्ट करना चाहिए, तो इसका ऐसा है कि मतलब सबसे पहले जैसे अपना गूगल समर ऑफ कोड होता है, उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट होती है, ठीक है, और उसके बीच में प्रपोजल्स और मतलब एक्सप्लोरेशन का टाइम होता है। सीजन ऑफ डॉग्स में ऐसा नहीं होता है अब। इसमें बेसिकली जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट होती हैं, आप वैसे ही उनके साथ काम करना चालू कर सकते हैं, और उनके हिसाब से जो ऑफिशियल डॉग डेवलपमेंट है वो मतलब ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट होते ही शुरू हो सकती है। और उसके बीच में 1 महीने का टाइम होता है मतलब लगभग, कि जिसमें वो फाइनलाइज कर सकते हैं कि हाँ यही बंदा हमारे साथ काम करेगा आगे। तो बेसिकली आपको स्टार्ट तब करना चाहिए कि जब ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपनी एप्लीकेशंस डालती हैं, तो गिटहब पे एक रिपोजिटरी है जिस पे आप देख सकते हो कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई कर रही है, और आपको एक्चुअली उसी समय उस ऑर्गेनाइजेशन से बात करनी होती है, उनके प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर करने होते हैं, उनसे आइडियाज डिस्कस करने होते हैं। एंड बेसिकली वो टाइम है कि आप जब एक अर्ली स्टार्ट कर सकते हो। मतलब गूगल सीजन ऑफ डॉग्स की वेबसाइट से हमें कुछ पता लग सकता है कि यार कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अप्लाई कर रही हैं, या फिर हमें किसी और जगह से उन्हें ढूंढना पड़ेगा? और गूगल सीजन ऑफ डॉग्स की जो वेबसाइट होगी उस पर एक लिंक होगी, एक गिटहब रिपो की, जिसमें जो इंटरेस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने आप को लिस्ट कराती हैं एक मार्कडाउन फाइल में। एंड इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स भी खुद को वहाँ पर मतलब लिख देते हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं। तो बेसिकली इसमें ऐसा भी होता है कि कई बार ऑर्गेनाइजेशंस भी पार्टिसिपेंट्स को अप्रोच करती है जिनकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी होती है, कि आप इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ काम करने में, नहीं। अच्छा 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 अच्छा, तो मतलब बोथ साइड, दोनों साइड से ही प्रोसेस चल रही है कि अगर आप अच्छे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन आके ले जाएंगी, और आप अगर अभी अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको प्रोजेक्ट्स ढूंढ के सिलेक्ट करके काम शुरू करना है ना? अब तो ये आपको खुद को लिस्ट तो करना ही चाहिए उस गिटहब रेपो में। हम्म। वो तो करना ही चाहिए आपको, कि अगर आपको मतलब उस गिटहब रेपो में लिस्ट करने से आप ऑर्गेनाइजेशंस के रडार में आ जाते हैं, कि जो भी उनके हायरिंग के जो जिनको हायर करना है वो देखते हैं कि ये प्रोफाइल्स हैं, और उनको जो प्रोफाइल्स अच्छी लगती हैं वो खुद ही अप्रोच कर लेते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपको खुद अप्रोच करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन मेंटर्स को, कि हम आपके प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं और क्यों इंटरेस्टेड हैं वो बताना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, सही सही, काफी सही। एक एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कि अब हम अगर मान लेते हैं गूगल समर ऑफ कोड की बात करें या फिर हम किसी और ओपन सोर्स प्रोग्राम की बात करें जिसमें हम कोडिंग कर रहे हैं, उसके अंदर हम हमारे एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन तब माना जाता है जब हम एक
किसी फीचर को या किसी इशू को सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि कोई बग आया हुआ था किसी रीजन की वजह से, हमने उस बग को ढूंढा, सॉल्व कर दिया, हमारा कोड पुश हो गया, तो एक वो टैंजिबल हमारा एक कंट्रीब्यूशन बन जाता है ना। जबकि अगर हम एक छोटा नॉर्मल टाइपो सॉल्व करें उसके अंदर, उस टाइम पर हमारा वो जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कंट्रीब्यूशन तो होगा, लेकिन इतना टैंजिबल नहीं होगा जितना हम मानते हैं कोडिंग वाले कंट्रीब्यूशन को। तो ऐसे ही उसमें हम कोडिंग को कंसीडर करके पॉइंट्स देखते हैं, उसमें देखते हैं कैसे पर्सन परफॉर्म कर रहा है कोडिंग में, इस तरीके से क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि सामने वाला पर्सन कैंडिडेट हमारे लिए अच्छा है या फिर नहीं है। ये जो वैल्यूएशन है ये तो ऑर्गेनाइजेशन एडमिन्स को एक केस स्टडी बनानी होती है, जिसमें उनके मतलब ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या पैरामीटर्स चुने हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस गूगल एनालिटिक्स को भी यूज़ करती है, उसमें वो देखती है कि ये डॉक्यूमेंटेशन इंप्रूव करने के बाद बाउंस रेट कितना आ रहा है, कितना रिटेंशन रेट आ रहा है यूजर्स का, एक्सेट्रा वगैरह देखती है। और मतलब जो टेंजिबल कंट्रीब्यूशन आप कह रहे हो, तो उसमें मतलब वो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन ऐड करेगा, तो उसमें भी वो मतलब बेसिकली कहीं ना कहीं तो वो मतलब जो भी इंग्लिश भी लिखेगा तो कहीं ना कहीं तो वो ऐड करेगा ना। तो उसमें भी उसकी मतलब दिखाएगा कि उसने इतने कमिट्स करे हैं, उसने मतलब इतने लाइंस ऐड करी हैं, इतने एडिशंस इतने डिलीशंस करे हैं। तो वो टेंजिबल तो आपका गिटहब देख के आ जाएगा कि इसके कितने कमिट्स हैं, इसने कितने फ्रिक्वेंसी पे कमिट किया है, इसके ओवरऑल चेंजेस कितने हैं, किससे कितने ओवरऑल एडिशंस हैं, कितने डिलीशंस हैं। और वो डॉक्यूमेंटेशन कितनी यूजफुल है उसके लिए मतलब काफ़ी टूल्स हैं, जैसे कि मतलब एक तो कमेटी खुद रिव्यू कर सकती है, उसके बाद मतलब अपने जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उनसे पूछ सकती है, और या तो वो सीधा गूगल एनालिटिक्स को यूज़ कर सकती है, उसमें वो कंपेयर कर सकती है कि बाउंस रेट पहले कितना था, अब कितना बाउंस रेट है, बाकी बाकी इमेजेस को देखते हुए। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं हमारे चैनल स्पॉन्सर न्यूटन स्कूल की, जो कि आपकी हेल्प करने वाला है आपके करियर को बूस्ट करने के लिए। अगर आप फ्रेशर हैं तब भी, और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तब भी, एक बार एक्सप्लोर पर जाके उनके पैक्स देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 कैटेगरीज मिल जाती हैं, फ्रेशर्स के लिए और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। फ्रेशर्स के लिए जो मुझे बेस्ट चीज़ लगती है वो होती है उनकी पे आफ्टर प्लेसमेंट वाला प्रोग्राम। यहाँ पर आपको 90% प्लेसमेंट रेट मिलती है, एवरेज पैकेज 9 LPA का होता है, और आपको जॉब लगने के बाद में ही पे करना होता है। तो अगर आपने अभी तक न्यूटन स्कूल की वेबसाइट को एक्सप्लोर नहीं किया, उनके प्रोग्राम्स नहीं देखे हैं, जल्दी से जाके चेकआउट कीजिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने करियर को बूस्टअप कीजिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यार कि अप्लाई कौन कौन कर सकता है। लास्ट ईयर से पहले जीसॉक में सिर्फ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते थे, स्टूडेंट्स, अब कोई भी अप्लाई कर सकता था। तो गूगल सीजन ऑफ डॉग्स में भी क्या कुछ ऐसा चेंज आया है कि कोई भी अप्लाई कर सकता है, या फिर अभी लिमिटेड है ये स्टूडेंट्स के लिए? कि गूगल सीजन ऑफ डॉग्स and is open for anyone who is above 18, एंड एक्चुअली ये प्रमोट करना चाहते हैं कि ये एक्सपीरियंस्ड बंदों को लें, एंड तभी इन्होंने मतलब स्टाइपेंड $3,000 से बढ़ा के $5,000 से $15,000 कर दिया है। तो इसमें मतलब लेकिन आप देखें लिंक्डइन पे मोस्टली इसको स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं अभी, एंड एक्सपीरियंस टेक्निकल राइटर्स भी इसको करते हैं, तो मतलब बेसिकली ये ओपन फॉर ऑल ही है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पास एक्सपीरियंस कम है, तो आप देखिए कि कुछ ऐसा प्रोजेक्ट उठाइए जिसमें मतलब थोड़ी टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा चाहिए हो, या थोड़ा मतलब कुछ ज़्यादा स्पेशलाइजेशन चाहिए हो, जिसमें आप मतलब एक एक्सपीरियंस टेक्निकल राइटर से मतलब एक एज ले सकें। क्योंकि आप देखिए अगर किसी के पास 3 साल का टेक्निकल राइटिंग एक्सपीरियंस है तो मतलब अगर आप एक नॉर्मल प्रोजेक्ट के लिए कम्पीट करोगे तो ऑब्वियसली वो लोग उसको प्रेफर करेंगे। लेकिन मतलब अगर आपके पास कुछ टेक्निकल एडवांटेज है, जैसे मतलब आपके पास कोई बेटर टेक्निकल स्किल्स हैं, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल राइटर्स को मतलब वर्जन कंट्रोल भी चलाना नहीं आता है, उनको उनमें दिक्कत होती है, तो आप वहाँ पे एक एज ले सकते हो इन चीज़ों में। तो ओ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस कम है तो आपको टेक्निकल में थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल प्रोजेक्ट उठाओ, मतलब जिसमें थोड़ा मतलब ज़्यादा कोडिंग इन्वॉल्व लो वगैरह, तो अच्छा। आप उसमें अच्छा कर सकते हो। लेकिन फिर वही बात होगी ना, फिर मतलब आप खुद देखिए, अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है और आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है तो फिर दिक्कत, फिर मतलब आपके लिए मुश्किल होगा। हम्म। और आपको एक्चुअली कंट्रीब्यूशंस भी करने चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस कम है, आपके पास लिमिटेड टेक्निकल राइटिंग एक्सपीरियंस है, तो आपको मतलब उनको जो आपके जिस जहाँ पे आप करना चाहते हो वहाँ पे कंट्रीब्यूशन करके दिखाना चाहिए कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन क्वालिटी ऐसी है, आप ऐसे काम करोगे, उससे भी फर्क पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक और क्वेश्चन,
तुमने यार दोनों जगह पर काम किया हुआ है ना, गूगल समर ऑफ कोड में भी, गूगल सीजन ऑफ डॉग्स में भी, और इस टाइम पर हम गूगल सीजन ऑफ डॉग्स को कोड के साथ कंपेयर करते हुए चल रहे हैं। तो यार ये तुम्हारा एक्सपीरियंस दोनों में कैसा रहा? क्या चीज तुम्हें अच्छी लगी किसकी, और क्या चीज तुम चाहते हो कि यार वो लोग इम्प्रूव करें? अच्छा, मतलब सीजन ऑफ डॉग्स में जब मैंने शुरुआत की थी तो मतलब मेरा इतना स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं था। एंड मेरे को उसमें बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन लिखनी थी और उसमें थोड़ा टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व थी, जैसे उसमें पाइथन और फ्लास्क आनी चाहिए थी थोड़ी थोड़ी, और थोड़ा थोड़ा फ्रंट एंड आना चाहिए था कि जो वेब पेजेस थे वो HTML बना दिए, CSS बना दिए, थोड़ी थी JS में मतलब उनको मॉडिफाई कर लिया और थोड़ा मतलब बैकएंड में चेंजेस कर लिए फ्लास्क में। तो मेरा थोड़ा सा टेक्निकल भी था और उसमें मतलब डॉक्यूमेंटेशन राइटिंग भी थी, तो मतलब मेरे को तो सही लगा। मेरे को मतलब उस टाइम पे वर्जन कंट्रोल भी नहीं आता था, तो मैं वहीं से वर्जन कंट्रोल सीख गया, गिटहब सीख गया और थोड़ी बहुत पाइथन फास्ट सीख गया, तो मतलब मेरे को काफ़ी सीखने को मिला। और वो मेरी पहला मतलब एक टेंजिबल अर्निंग थी, हाँ। तो एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा वहाँ से। एंड बाकी बात करें गूगल समर ऑफ कोड की, तो गूगल समर ऑफ तक आते आते मेरे को पता लग गया था कि ये मतलब ये प्रोग्राम कैसे काम करते हैं। और गूगल समर ऑफ कोड मतलब गूगल समर ऑफ कोड जो का एप्लीकेशन फेस था, मतलब मैंने वो काफ़ी कंफर्टेबली निकाल लिया, क्योंकि मतलब मेरे को आइडिया था कि चीज़ें कैसे चलती हैं ओपन सोर्स प्रोग्राम्स में। वहाँ पे भी काफ़ी सीखने को मिला मेरे को। आप इम्प्रूवमेंट की बात करें तो मेरे को लगता है कि गूगल समर ऑफ कोड का स्टाइपेंड थोड़ा इनको इम्प्रूव करना चाहिए। एंड गूगल सीजन ऑफ डॉग्स मेरे ख्याल से तो सही चल रहा है, पर मेरे को लगता है कि इन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए, मतलब कि जब ये ऑर्गेनाइजेशंस अनाउंस करते हैं और उसके बीच में 15 दिन का कुछ टाइम होना चाहिए कि जिसमें लोग देख सकें ऑर्गेनाइजेशन को, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट हुई हैं, और लोग बातचीत कर सकते हैं। सीधा ही डॉग डेवलपमेंट चालू कर देते हैं ये लोग ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट होने के, तो मेरे को लगता है ये इंप्रूवमेंट हो सकता है। सही सही, बिल्कुल सही। और यार मतलब अभी तक हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। जी सॉर्ट क्या होता है, टेक्निकल राइटिंग क्या होती है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, स्टाइपेंड कितना होता है, कैसे सिलेक्ट होना है, क्या प्रोसेस होती है, ऑर्गेनाइजेशन उठानी होती हैं, और उनके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर वर्क करना होता है। तो यार गूगल सीजन ऑफ डॉग्स में मान लेते हैं यार कोई व्यूअर हमारे इस वीडियो को देख रहा है, देखते देखते वो समझ गया कैसे चीजें चलती हैं, उसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है, प्रोजेक्ट चूज किया उसने 16 मई से पहले अप्लाई किया और वो सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्ट होने के बाद में क्या प्रोसीजर रहता है, जो नेक्स्ट 3 मंथ्स होते हैं या फिर 1.5 मंथ्स, वो कैसे जाता है, और अल्टीमेटली कितने इवैल्यूएशंस होते हैं, और स्टाइपेंड किस फॉर्म में मिलता है, मतलब वो वाला फेज कैसा रहता टू बी ऑनेस्ट, मतलब जो बोथ गूगल सीजन ऑफ डॉग्स और गूगल समर ऑफ कोड में डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट होता है सिलेक्शन। आफ्टर सिलेक्शन थिंग्स आर रियली वेरी स्मूथ। आप अगर सेलेक्ट हो गए हो तो मतलब मोस्टली पीपल मतलब आगे सेल कर ही लेते हैं, तो उसकी इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मेन चीज़ है आपका सिलेक्शन होना। और तो उसमें बेसिकली दो फॉर्म्स में पेमेंट होती है। पहली होती है 40% पेमेंट, और एक लास्ट में मिलती है पेमेंट, होती है 60% पेमेंट। और इवैल्यूएशन इसमें चलते रहते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोजेक्ट की लेंथ कितनी है। है? अच्छा 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 अच्छा, सही सही सही। एनी हाँ, लास्ट या एनी देखो, लास्ट? हाँ हाँ। तो मतलब वर्क आप वर्क आवर्स आपके काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं, आपकी मतलब प्रोजेक्ट्स की लेंथ भी वेरी करेंगे, और आपका स्टाइपेंड भी वेरी करेगा 5,000 से लेके 15,000 तक। और आपका वो भी वेरी करेगा, कुछ प्रोजेक्ट्स में ऐसे होंगे कि जो आप खाली वीकेंड पे भी कर सकते हो, मतलब जिनको खाली से 5 घंटे चाहिए होंगे हफ्ते के, और कुछ ऐसे होंगे कि जो आपको मतलब 30 घंटे देने होंगे। तो मतलब काफ़ी फ्लेक्सिबल चॉइस ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी काफी मिल रही है हमें, हम अपने हिसाब से वीकेंड वाला उठा सकते हैं, या फिर जो पूरा टाइम स्पेंड करने वाला प्रोजेक्ट है वो सब उठा सकते हैं, है ना? बट ये लोग ईयर बाय ईयर नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कम करते जा रहे हैं, जिससे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती जा रही है। और ये मतलब उन्होंने स्टाइपेंड भी काफ़ी बढ़ा दिया है। तो मेरे टाइम पे स्टाइपेंड था 3,000, एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वर अराउंड 73। आई मीन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स वर अराउंड 73। एंड लास्ट ईयर शायद 40 ऑर्गेनाइजेशंस थी, और इस टाइम शायद 33 और 31 अराउंड ऑर्गेनाइजेशंस ही हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस कम हो रही है, तो मतलब कॉम्पिटिशन अपने आप बढ़ रहा है। तो जितनी जल्दी हम जितनी जल्दी स्टार्ट करें या जितनी जल्दी अटेम्प्ट दें वो ज्यादा बेटर है, इंस्टेड क्या नेक्स्ट ईयर करेंगे। हाँ, एग्जैक्टली। सही सही सही।
और यार लास्ट वर्ड्स तुम्हारी तरफ से कि यार अगर कोई पर्सन ओपन सोर्स में जाना चाहता है, कोडिंग साइड पे जाना चाहता है, या फिर इंजीनियरिंग में अभी अभी एंटर हुआ है या ओपन सोर्स के वर्ल्ड में जाना चाहता है, तो उसे क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? मेरे हिसाब से तो मतलब सबसे पहले तो एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि ये तुम्हें करना है, ठीक है। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है कि तुम्हें करना है, सीखना है, तो तुम कर ही लोगे। बस डीमोटिवेट नहीं होना है कि मतलब हमसे नहीं हो पाएगा। बेसिकली यही है। और उसके बाद अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आप धीरे धीरे सब सीख ही जाते हो। मतलब मैं डिमोटिवेशन मैं उससे बोलता बचना है। हाँ। डिमोटिवेशन जो है बस उससे बच के रहना है। हाँ, उससे बच के रहना है और आपको ट्राई करना है, ठीक है। ट्राई करना है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। पर ट्राई, जब तक आप प्रपोजल नहीं बनाओगे, जब तक आप मतलब उनसे कांटेक्ट नहीं करोगे, जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे, तो नहीं होने वाला है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मतलब कि मतलब सब कुछ आना चाहिए पहले से। आप ना सीख जाते हो। जैसे आपको अगर वर्जन कंट्रोल नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप उनके डॉक्यूमेंटेशन में जाओ। मतलब मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में लिखा ही होता है कि पहली पुल रिक्वेस्ट कैसे बनानी है। तो आप मतलब गिट में भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे मतलब कुछ एडवांस चीज़ें हैं जैसे स्टैश वगैरह, वो आपको पहले नहीं आती होगी। तो बेसिकली आप मतलब समय के साथ ना सीखते जाओगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा। और मैं कहूँगा कि ओपन को स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा मतलब वो बेसिक कोडिंग सीख लें। डीएसए वगैरह थोड़ी मतलब सीख लें चीज़ें, तो उससे ना थोड़ी आसानी रहती है कि आपको थोड़ा सा डीएसए आता है ना, कि आपने अगर मतलब हैकर रैंक लीड कोड पे 100-200 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, तो आपको थोड़ा प्रोग्रामिंग का कॉन्फिडेंस आता है और आपको मतलब ये डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह यूज हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं। मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स का भी हमेशा कहीं ना कहीं रोल रहने वाला है जब भी हम कोडिंग की साइड पर जाने वाले हैं। हाँ, ओपन सोर्स में भी डेटा स्ट्रक्चर्स आपको हेल्प करेगा। अच्छा अच्छा, सही सही। तो यार मेरे तो क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। तो इट वाज लाइक अ रियली गुड इंटरव्यू वी कैन से। काफी मजा आया, काफी अच्छा लगता है यार जब मैं टियर 3 कॉलेज स्टूडेंट्स को आगे जाते हुए देखता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी चीजें अचीव करते हुए देखता हूँ जो कि इंटरनेशनल लेवल पर वेरीफाइड है ना। गूगल सीजन ऑफ डॉग्स, गूगल समर ऑफ कोड, ये छोटी चीजें नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि यार एक छोटा स्कूल में एडमिशन ले लिया, कुछ एक छोटी सी चीज क्रैक कर ली। ये होता है इंटरनेशनल लेवल पर, वर्ल्ड के सारे डेवलपर्स, सारे टेक्निकल कंटेंट राइटर्स आप वहां पर आके अप्लाई कर रहे हैं, उनमें कंपटीशन चल रहा है, और उसमें एक हमारे कॉलेज का स्टूडेंट, सेकेंड ईयर का एक कैंडिडेट उसमें सिलेक्ट होके परफॉर्म करके बाहर निकलता है, तो यार बहुत अच्छा लगता है। और उन लोगों से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हुए मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो यार रोहितेश, थैंक यू यार अपना टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पर, मुझे बहुत मजा आया, नई चीजें सीखने को मिली। हो सकता है अब मैं और ट्राई करूंगा और ज्यादा लोगों को इसके बारे में स्प्रेड करने के लिए। जब भी कोई इसके ऊपर कुछ भी पूछेगा मैं सीधा यही वीडियो भेजने वाला हूँ। थैंक यू सो मच रोहितेश टाइम के लिए। अच्छा, और लास्ट में भैया का एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। भैया जो थे ना, मतलब एक जब सेमिनार ले रहे थे गूगल समर ऑफ कोड में, तो उन्होंने कहा था कि एक डाइस है, मतलब उसमें अगर 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो तुम्हारा मतलब सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 ही है। हाँ क्योंकि हाँ, मतलब हर 6 में से एक प्रपोजल सिलेक्ट होता है। हो जाता है। तो मतलब हाँ। एटलीस्ट यार ट्राई तो करो, मतलब प्रपोजल तक तो पहुंचो, बाकी चीजें तो हो ही जाएंगी। हाँ, हो ही जाएगी। चलो, काफी काफी अच्छा रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, गुड बाय, चिल, बाय बाय। Audio Jungle. Audio Jungle.